and Yogesh. Okay. Good afternoon, everyone. How are you all? Is everybody okay? Are you all good? All right. There are certain new faces, people, some people I do not know about. So I would want you to tell me your names so that I can memorize them. What's your name? हिमांशु. कहाँ से आप? हिमाचल में. ग्रेजुएशन कब हुई? फाइनल ईयर है. ठीक है. आपका रजे नाम? नशिका. कहाँ से आप? जलंधर से. चंडीगढ़ से. ठीक है. ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है. टू यंग. नाइस. आपको तो मैं जानती हूँ. आपका नाम मुझे भूल गई. कुलवीर. कहाँ से आप? विच ईयर? कॉलेज थर्ड ईयर. आप? क्या नाम बताया? कुलवीर. कोमल. कहाँ से आप? ठीक है. ईयर कौन सा ग्रेजुएशन का? थर्ड ईयर. आपका नाम? रिम्पी. कहाँ से आप? ठीक है. कौन सा ईयर कॉलेज का? खत्म. कब हुई? इसी साल. ठीक है. आपका नाम तो मैं जानती हूँ ना. मंशु. क्या नाम? जितेन. आपने मेरे साथ क्लास लगाई हुई? अच्छा. ठीक है. ओके. जितेन कहाँ से आप? रोपड़ से हैं. ग्रेजुएशन हो गई? कब हुई? इसी साल. आपका नाम? ईशान. कहाँ से आप? आप कहाँ से? ऑलराइट. अमन कहाँ से? हरियाणा में. कहाँ से? ठीक है. ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है. आपका नाम? कहाँ से आप? ठीक है. ओके. आपकी ग्रेजुएशन कब हुई थी? ठीक है. ओके. So my name is Shraddha Aneja, and I will be taking Hindu law, all the family laws, like I take family laws and mercantile laws generally, and subjects like Indian Evidence Act, all of those things. So lately here I'll be doing Hindu law. हम एक ओवरव्यू लेक्चर ले चुके हैं. ठीक है. सम ऑफ यू वर देयर एंड सम वर नॉट. सो आज हमारा आज क्या हमारा पैटर्न इन एवरीडे कोर्स ऑफ क्लासेस इज गोइंग टू बी दैट आई विल बी गिविंग an overview of the topic that we are going to do first. We'll see what all things are going to be covered, concept वगैरह समझेंगे, और उसके immediately बाद I am going to give you the dictation. साथ साथ आपके नोट्स मेंटेन रहेंगे. एक एक चीज की डिक्टेशन क्लास में दी जाएगी. इसकी नहीं दी जाएगी उसको बोल दिया जाएगा कि इसको आप खुद लिखेंगे. बहुत कम चीजें होती हैं जो क्लास में छुड़वाई जाती हैं कि ये मैं नहीं लिखवा रही हूँ, ये आप खुद लिख लेना. मेजोरिटी ऑफ द चीजें लिखवा दी जाएंगी क्लास के अंदर ही, बट उसके लिए आपको नोट्स अपने मेंटेन करने पड़ेंगे. एक प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए जो जिसके अंदर ही ऑब्वियसली यू विल कीप ऑन एडिंग द कंटेंट. आप जब सेल्फ स्टडी करते हैं घर जाके, उसके अंदर आपको कोई और मटेरियल ऐड करना है, आपको लगता है यार मैंने आपको बोल दिया इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको लग रहा है जो मटेरियल जो हमारे को क्लास में मिला है उसमें 5 नंबर का नहीं 3-4 नंबर का बन रहा है क्वेश्चन, 5 नंबर में नहीं बन पा रहा, तो आप थोड़ा सा कंटेंट गूगल से निकाल के लिख सकते हैं. बुक्स हैं आपके पास. हमारे पास 2 अच्छी बुक्स हैं. मेनली ऑनेस्टली बताऊं आपको तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पारस दीवान की या पूनम प्रधान की. ठीक है. आई वुड ट्राई क्या आई हैव जो नोट्स बनाए गए हैं वो 5 सोर्सेज से बनाए गए हैं. ठीक है. जो नोट्स आपको दिए जाएंगे वो 5 सोर्सेज से क्यूमुलेटिवली इकट्ठे करके बेस्ट मटेरियल वहां से जितना कल आउट करना चाहिए था, जिस जगह से कौन सा चीज कल आउट करनी चाहिए थी वहां से लाके दी जा रही है. ठीक है. सो इसलिए आपको इस चीज में दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सी टॉपिक की कोई टॉपिक कवर नहीं हुआ या इसका कंटेंट नहीं मिला. ऑल ऑफ द थिंग्स विल बी कवर इन द क्लास. ठीक है. हम जानते हैं कि हिंदू लॉ लेंदी सब्जेक्ट है. पेशेंस लूज नहीं करनी है. क्यों नहीं लेंदी क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ दो सक्सेशन फर्स्ट एंड सेकेंडली हमारा मैरिज वाला कॉन्सेप्ट हमें लगता है छोटा है, बट छोटा नहीं होता. सक्सेशन एक पूरा दिन खा जाती है और उससे नीचे मैरिज आ जाती है, एंड देन वी हैव आवर एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, एंड लास्ट आ जाता है आपका एचएमजी. ठीक है. अलोंग साइड हमें साथ साथ सीआरपीसी के कुछ प्रोविजंस को रेफर करना पड़ता है. साथ साथ हमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कुछ प्रोविजंस को रेफर करना पड़ता है. इंडियन सक्सेशन एक्ट को रेफर करना पड़ता है. हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट को रेफर करना पड़ता है. गार्डियन एंड वर्ड्स एक्ट को रेफर करना पड़ता है. प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को रेफर करना पड़ता है. और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा कारा गाइडलाइंस को भी रेफर करना पड़ता है. इन सब चीजों को क्यूमुलेटिवली मिला के हमारा एक एक्ट बनता है, दैट इज हिंदू लॉ, जिसके मतलब रेफरेंसेस को मिला मिला के इकट्ठे करके हमें एक एक्ट तैयार होता है हमारा. ठीक है. ऐसा तैयार होता है कि ऑब्वियसली वी कैन अटेम्प्ट, वी कैन सिट इन एनी स्टेट एंड वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट वेल. ठीक है एवरीबॉडी.
ठीक है, तो ये सवाल है कि नोट्स कैसे बनने हैं, ये सवाल मैंने आपको कैटर कर दिया है। बनाने हैं कि नहीं, वो सवाल भी मैंने आपको कैटर कर दिया है। और उससे इंपॉर्टेंट चीज ये कि कई चीजें, हर चीज डिक्टेट नहीं करने वाली होती है। मैं कुछ चीजें बात भी कर रही होती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों की हिम्मत है कि अगर आप लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आई वुड अप्रिशिएट। क्योंकि होता क्या है, बहुत बार जब हम कल को 1 साल बाद जब हमें नोट्स खोलते हैं, तो अगर हमने वो बातें, मतलब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, बात क्या कर रही हूँ, फालतू नहीं, मतलब आई एम एक्सप्लेनिंग यू समथिंग एंड यू राइट इट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज, चाहे अपने हिंदी पंजाबी जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसमें लिख के रख लिया अगर आपने पास, तो आपको कभी नहीं भूलता है। आप, मैंने आपको डिक्टेशन तो दे ही दी है, अगर सपोजिटली अगर मैं किसी चीज के बारे में नॉर्मली बात ही कर रही हूँ, ठीक है, जिसकी मुझे लगता है एक लाइन की डिक्टेशन दूंगी, ठीक है, तो वो लाइन आप मुझसे बात करते करते में से सुनते सुनते साथ साथ लिख सकते हैं। तो आपको कोऑर्डिनेशन सेट करनी पड़ेगी अपने हाथों की और अपने कानों की और अपने दिमाग की, सारा कुछ इकट्ठे, ताकि जो चीज बोली जा रही है वो आपके पास लिखित रूप में आपके पास अवेलेबल हो। ऑल राइट एवरीबडी, ठीक है, तो नाउ वी मूव ऑन टू द हिंदू लॉ पर से। आ जाइए। ओके, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हिंदू लॉ में हम देखने क्या क्या वाले हैं। हिंदू लॉ 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो 4 पार्ट्स कौन से हैं आप जानते हैं। सबसे पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसको हम रीड करते हैं अलोंग विद द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। आई थिंक दैट वुड सफिस, प्लस इंडियन डिवोर्स एक्ट के कुछ प्रेफरेंसेस भी हम देखेंगे, प्लस इंडियन डिवोर्स एक्ट। नेक्स्ट up we are going to see Hindu Succession Act, Hindu Succession Act 1956, read with Indian Succession Act, read with Indian Succession Act. Third, we have Hindu Adoption and Maintenance Act, Adoption and Maintenance Act, again 1956. It is to be read with Section 125 CRPC. Plus, you can also refer to Juvenile Justice Act alongside. Plus, you will refer to CARA guidelines. Last but not the least, we are going to refer to Hindu HMGA, Minority and Guardianship Act. Minority and Guardianship Act again in 1956. इसके अंदर हम देखेंगे गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890. दिस इज गोइंग टू बी द सेट सारे सब्जेक्ट्स का क्यूमुलेटिवली जो हम देखने वाले हैं। जब बात करी जाती है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की, अब देखो एक ही 55 का एक्ट है, बाकी तीनों एक्ट जो है वो 1956 के हैं, तो उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सबसे पहले शादी, उसके बाद बाकी कलेश, है ना। शादी 1955, बाकी सारा कुछ बाद में आ रहा है, ठीक है। तो आपको देखिए एक चीज याद रखेंगे, वो चीज याद क्या रखनी है। एक ना एक काम करते हैं, लेट अस जस्ट सी फॉर वंस कि यार क्या क्या आ रहा है इसमें, हमने टॉपिक्स क्या क्या देखने हैं। तो हिंदू जब मैरिज एक्ट की बात आती है,
इसके अंदर टॉपिक्स का एक काम करें, टॉपिक से नाम लिख लें, मैरिज में क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। चले आगे, ठीक है। तो हम करने क्या वाले हैं हम लोग, अच्छा हिंदू मैरिज एक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वी विल अंडरस्टैंड टॉपिक्स, लिख लो फटाफट, एक पैराग्राफ बना लो या पॉइंटर्स बना लो फटाफट, ठीक है। हम देखेंगे ऑब्वियसली शादी, concept of marriage, the concept of divorce, concept of RCR, next लिखो concept of judicial separation, judicial separation, RCR capitals में होता है। next judicial separation, the concept of maintenance and alimony, the concept of maintenance and alimony, फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ, इसी में बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ्स, बार्स BARS, ओके। मैं अभी लिखवाना नहीं चाह रही थी बट अब देख सकते हैं, ये रहा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल कॉन्जुगल राइट्स, ये था RCR। अभी आपको मतलब समझ नहीं आ रहा था ना, मैं समझाना चाह रही थी इसलिए मैंने आपको नहीं लिखवाया था, देख सकते हैं RCR, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। नेक्स्ट लिख लीजिए बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ्स, रिलीफ, बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ्स, legitimacy of children, legitimacy of children, दैट्स ऑल, मेजर यही टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आ जाइए HSA में क्या मेजर टॉपिक्स हैं। सबसे पहले ज्वाइंट फैमिली, द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट फैमिली, कर्ता, द कॉन्सेप्ट ऑफ पायस ऑब्लिगेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ पायस ऑब्लिगेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेस्टेट सक्सेशन, इंटेस्टेट किसी का मतलब नहीं बता रही हूं, सबके मतलब डिटेल्स में डिस्कस करने हैं। इंटेस्टेट सक्सेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टामेंट्री सक्सेशन, टेस्टामेंट्री सक्सेशन, property of a female, property of a female, 2005 Amendment Act, 2005 Amendment Act, the concept of co-partner, the concept of co-partner, and लास्ट में लिख लीजिए पार्टीशन। ये कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं हमारे व्हेन वी मूव टू हिंदू सक्सेशन एक्ट। नेक्स्ट आ जाइए हामा पे। हामा के दो तीन टॉपिक्स हैं, adoption and maintenance, the concept of natural guardian, adoptive parents, adoptive parents, adoptive बोल रही हूँ, ठीक है, TIVE, adoptive parents, adopted child, adopted child,
मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, मेंटेनेंस ऑफ एज्ड पेरेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ एज्ड पेरेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स एंड हस्बैंड्स, हस्बैंड्स रहने दो, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ लिखोगे ना, मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, दैट्स ऑल। HMG आ गया, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप। देखिए एज ऑफ माइनॉरिटी, डी, ये रहा, नेक्स्ट लिख दो, डी फैक्टो गार्डियन, नेक्स्ट लिख दो डी ज्योरे गार्डियन, डी फैक्टो गार्डियन, डी ज्योरे गार्डियन। बहुत है, यही है इसमें, ये 3 टॉपिक्स, कैपेसिटी वगैरह आ जाता है, वो सब पार्ट्स हो जाएंगे, छोड़ो। ये टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं इन फलाना फलाना लॉ जो मैंने आपको लिखाया। अब बात आती है कि सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं शुरू करेंगे, सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएंगे ना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जिक्र थोड़ा बहुत मैंने करा है, थोड़ा बहुत क्या हमने इन डेप्थ सिर्फ समझा था एक दो चीजों को विद रिगार्ड्स टू आर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोर्सेज ऑफ रादर हिंदू लॉ। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ कि अब बिकॉज दिस इज अ रेगुलर क्लासरूम और ये मेंस का सवाल है कि सोर्सेज के बारे में बताया जाए, सोर्सेज होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके डिक्टेशंस के साथ आपको बताने लगी हूँ, समझाने लगी हूँ और लिखाने लगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यार ये हिंदू लॉ जैसा आज दिखता है वैसा बना तो बना कैसे, ये सवाल है हमारा, है ना। कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डिड इट ओरिजिनेट, वेयर डिड इट ओरिजिनेट फ्रॉम। So that is why we are going to try and understand the origin, in-depth analysis of the sources, किस किस ने क्या क्या रोल प्ले करा वैसा हिंदू लॉ बनाने में जैसा आज है और जैसा हम उसे आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे पास होती थी, है ना। उस टाइम पे भी ना देयर वर सर्टेन ट्रेसेस दैट हैव बीन फाउंड विद रिगार्ड्स टू हिंदू लॉ। ठीक है, हमारे पास उस टाइम से ही हम जान पा रहे थे कि यार लोगों की ना कुछ कुछ आदतें हैं जो पक्की हैं कि यार ये इसके बाद ये करना है, मतलब जो भी है दे आर फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न्स। उन पैटर्न्स को ट्रेस करके हमें एक चीज पता लगने लग गई कि यार अगर एक पैटर्न, अगर एक आदत सालों साल तक चलती रहे, वो कल को एक रिवाज का रूप ले लेती है, वो बन जाती है कस्टम। अगर एक आदत सालों साल चलती रहे, वो एक रिवाज का रूप ले लेती है जो कल को कस्टम कहलाती है, CUSTOM, कस्टम कहलाती है। ठीक है, तो हम एक चीज समझते हैं यार, कोई भी हैबिट जो होती है उस हैबिट को बढ़ते बढ़ते ही एक कस्टम बना के, जब एक कस्टम बन जाएगा कि यार ये रिवाज है, उन रिवाजों को ध्यान में रखते हुए ही हम कोई भी लॉ तैयार कर सकते हैं, वरना लोगों को मना नहीं पाएंगे उसे फॉलो करने के लिए। कोई भी पर्सनल लॉ हमने जो बनाना है वो सिर्फ तभी पॉसिबल है बना पाना अगर हम क्या करें, हम एक आदत से खींच खींच के, जब वो रिवाज बन गई है उस रिवाज को बदल बदल के ही, उसके आसपास ही, उसके अराउंड ही हम लोग लॉ की फॉर्मेशन कर दें। अदरवाइज अगर हम बिल्कुल अलग चीज लाके रख देंगे तो दैट विल नॉट बी इजी टू बी फॉलोड, एंड अगेन उसके पीपल विल डेफिनेटली फ्लाउट द लॉ। वो बिल्कुल मानेंगे नहीं अगर ऐसा कुछ ना हो जो वो फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए रोल आता है कस्टम्स का कि जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं ना उसी में से निकाल के लॉ बना दिया जाए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लॉज। ठीक है, मुस्लिम लॉ में क्या सीन है, मुस्लिम लॉ में कस्टम्स का रोल बहुत कम है। वाई है रोल डेफिनेटली, पर हिंदू लॉ जितना पॉसिबल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हिंदू लॉ में क्या करा गया, हिंदू लॉ में स्पेशली बोल दिया गया कि यार आई एम सेइंग कि यार अच्छा ओके, मुस्लिम लॉ में हम एक चीज जानते हैं, मुस्लिम लॉ में लाइक रेविलेशंस हुई हैं भगवान को, मतलब अल्लाह से ही रेविलेशंस हुई हैं, जो जो बोला गया वो लिखते गए। हमारे लिए तो यही है, टेक्निकली उन्होंने रोल नहीं छोड़ा, उन्होंने जगह नहीं छोड़ी है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट सा बना के रख दिया कि हम आपको ये बता रहे हैं, आपने यही करना है। कोई रोल नहीं छोड़ा कि आप बताओ क्या कर सकते हो, ये नहीं पूछा। हिंदू लॉ की फॉर्मेशन के टाइम पे ये ध्यान रखा गया कि आप क्या क्या कर सकते हो, और उसके दौरान उसके दौरान बोलिए उसको ध्यान में रखते हुए ही हमारे हिंदू लॉ की, पर्सनल लॉ की फॉर्मेशन हुई।
इसकी वजह से हमारे हिंदू लॉ ओरिजिनेट ही कस्टम से माना जाता है, ठीक है। कुछ कस्टम से ओरिजिनेट हो गया, तब अब हम सोर्सेस समझेंगे ना, तब हमको समझ आएगी कि कस्टम्स का तो इतना सा रोल है, आई मीन बहुत बड़ा है रोल वो, लेकिन उसके अलावा बहुत चीजें जिनका मेजोरिटी में जिन्होंने रोल प्ले करा हिंदू लॉ को बदलने में, हिंदू लॉ की शक्ल बनाने में, जैसा वो आज दिखता है, ठीक है। हम समझते हैं, हाँ जी, आपको दो आर्टिकल्स को रेफर करना पड़ेगा, लेकिन आज नहीं करूंगी उन आर्टिकल्स को रेफर, जब मैं थोड़ा सा आप लोग समझ मतलब हैंग व्हेन यू आर हैंग ऑफ हिंदू लॉ, आई विल रेफर टू आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 372 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 372 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी रेफर्ड व्हेन इट कम्स टू कस्टम्स, क्योंकि हम लोग को यही समझ नहीं आता है कि क्या कस्टम एक लॉ है, क्या कस्टमरी लॉ की प्रेवलेंस है, क्या जो चीज हिंदू लॉ पिक्चर में आने से पहले थी, HMA 1955 से पहले वाली जो चीजें थी, क्या उनको कोई तवज्जो देनी है, ये सारी चीजें समझेंगे हम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है एवरीबॉडी, एवरीवन, इज इट क्लियर? परफेक्ट, आगे आ जाइए। अब बात आती है, हम फैमिली का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो फैमिली वर्ड ओरिजिनेट कहां से हुआ? फैमिली वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टर्म फैम्यूलस, FAMULUS, इट इज अ रोमन वर्ड फैम्यूलस, जहां से हमारा फैमिली टर्म ओरिजिनेट हुआ है, जिसमें आ जाते हैं पेरेंट्स और उनके बच्चे, सिर्फ इतनी ही टर्म मतलब बोला गया था, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन कंबाइन टू फॉर्म अ फैम्यूलस, दिस वाज अ रोमन टर्म जहां से हमारा फैमिली निकल के आया है। अब सवाल आ जाता है कितने तरह की फैमिलीज को हम रिकॉग्नाइज करते हैं? सबसे पहला न्यूक्लियर फैमिली, लिख लो टाइप्स ऑफ फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, पेट्रियार्कल फैमिली। पेट्रियार्कल कौन सी होती है? यस, जिसमें हेड ऑफ द फैमिली मेल होता है, पेट्रियार्कल, राइट। पिता वाली पेट्रियार्कल है, ठीक है, जिसमें हेड ऑफ द फैमिली मेल है। मेट्रियार्कल, जिसमें मदर है हेड ऑफ द फैमिली, मेट्रियार्कल। पॉलीगैमस फैमिली, पॉलीगैमस, एंड पॉलीएंड्रस, पॉलीगैमस एंड पॉलीएंड्रस। पॉलीगैमस कौन सी होती है? मोनोगमी क्या होती है? एक बंदे की एक शादी, ठीक है। पॉलीगैमी क्या है? एक बंदे की बहुत सारी बीवियां, एक आदमी की बहुत सारी बीवियां, इस पॉलीगैमी। पॉलीएंड्री इज एक 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 बीवी के बहुत सारे पति, है ना, ठीक है, तो दैट इज पॉलीएंड्री। तो हमारे यहाँ पर कुछ एरियाज में पॉलीएंड्री प्रेवलेंट है, जनरल रूल इज पॉलीएंड्री तो कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन कुछ मेट्रियार्कल सोसाइटीज हैं हमारे साउथ इंडिया में एंड टुवर्ड्स आवर नॉर्थ ईस्ट, जहां पे पॉलीएंड्री को भी रिकॉग्नाइज करा जाता है, बिकॉज वहां पे हेड ऑफ द फैमिली ही फीमेल है, ठीक है। जनरल रूल इज वी डू नॉट रिकॉग्नाइज बोथ ऑफ देम। इफ यू सी, हमारे यहाँ पे लॉ ने जब तक, आप देखो ना यार, मुस्लिम लॉ जब बना तो मुस्लिम लॉ ने साफ साफ बोल दिया गया मुस्लिम लॉ में कि 4 से ज्यादा नहीं, मतलब ये तो नहीं बोला गया बट सर्टेनली बोल दिया गया, हमने लिमिट बना ली खुद की कि 4 से ज्यादा शादी नहीं करनी, है ना। 1955 से पहले हिंदू लॉ की कोई लिमिट नहीं थी, ठीक है, तो अब जितनी मर्जी शादियां कर सकते थे। कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा कि 1955 के लॉ से पहले की बात कर रही हूं मैं, कहीं पे भी नहीं लिखा मिलेगा आपको कि कितनी शादियां कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्रिटिसाइज तो 1 मिनट में कर देते हैं, है ना, कि यार पॉली क्या कहते हैं यहाँ पे 4 शादियां लाउड है जी, फलाना फलाना, लेकिन अपने में तो कुछ था ही नहीं, मतलब व्हेन इट कम्स टू हिंदुइज्म तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग को ये चीज की डेफिनेटली इग्नोरेंस है, जिसके कारण हम लोग भी टेंड टू क्रिटिसाइज अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो होता क्या है, हमारे यहाँ पे ओके टाइप्स ऑफ फैमिली, हमने जॉइंट फैमिली के बारे में देखा, जॉइंट फैमिली का सिस्टम हम लोग समझने वाले हैं ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल स्मॉल फैमिली, पॉलीगैमस फैमिली मैंने आपको बता दिया, पॉलीएंड्रस फैमिली मैंने आपको बता दिया, पेट्रियार्कल बता दिया, मेट्रियार्कल बता दिया, मतलब समझ आ गया फैमिलीज के टाइप्स कौन कौन से और मतलब क्या क्या नाम के, ठीक है एवरीबॉडी, कैन वी मूव अहेड ऑल ऑफ यू, ठीक है। आगे आप आ जाइए 4 आश्रम्स पे। 4 आश्रम जो होते हैं एक इंसान के जीवन के, ठीक है। A human life we divided into 4 parts, 4 ashrams basically.
सबसे पहला आश्रम माना जाता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, एज 1 to 25। पहला 1 to 25 एज में आपकी आपका जो आश्रम माना जाता है दैट इज ब्रह्मचर्य। सेकेंड आश्रम जो माना जाता है 25 to 50 की एज में, दैट इज गृहस्थ। गृहस्थ। थर्ड आश्रम जो है आपका 51 to 75, दैट इज वानप्रस्थ। वानप्रस्थ। एंड लास्ट आश्रम जो है आपका 76 ऑनवर्ड, दैट इज संन्यास। 76 ऑनवर्ड्स। तो सबसे पहली एज ब्रह्मचर्य की मानी जाती है 1 to 25, 25 to 50 गृहस्थ आश्रम, 51 onwards, 50 onwards basically is वानप्रस्थ, and last 75 onwards is संन्यास। ठीक है, चार आश्रम्स में हमारे वेदास के अकॉर्डिंग हमारे जीवन को डिवाइड करा गया है। ठीक है एवरीबॉडी, राइट। अब बारी आती है यार, वी हैव ऑलवेज हर्ड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। वी हैव ऑलवेज हर्ड अबाउट डिविजन ऑफ लेबर। तो डिविजन ऑफ लेबर हम जानते हैं चार पार्ट्स में कही गई थी। सबसे पहला ब्राह्मण, दूसरा बताओ क्षत्रियस, वैश्यास, एंड लास्ट शूद्रास। तो हमने किसमें एक और चीज समझी थी कि हमारे यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर को कास्ट सिस्टम में बाद में कन्वर्ट करा गया है। पहले तो सिर्फ काम के बेसिस पर बताया गया था कि कौन सा इंसान कौन सा काम कर रहा है, उसके बेसिस पर डिवीजन करी गई थी। जैसे कि ब्राह्मण जो थे दे वर नोन टू बी द माउथ, है ना। वाई? बिकॉज उनका काम होता था श्लोक वगैरह गाना, पढ़ाई करना, वेदों की स्टडी करना एटसेट्रा। तो दे वर नोन एज द माउथ और द हेड ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी थी क्षत्रिय की, जिनको भुजाएं बोला जाता था, आर्म्स ऑफ द सोसाइटी। आर्म्स क्यों बोला जाता था? क्योंकि दे वर द वॉरियर्स, है ना। वो लड़ाई में जाते थे, दैट इज व्हाई दे वर गिवन दिस, मतलब एक काम के बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि सब क्षत्रिय लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, दे आर फाइटिंग। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वैश्यास। वैश्यास को बोला जाता था द स्टमक बेसिकली, बिकॉज इनका काम होता था टू कुक, जितना सारा बेचना है, ये सारी सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, ये सारा काम इनका रहता था। ठीक है। एंड लास्ट में आ जाता था फीट, शूद्रास, जिनको लेग्स बोला जाता सोसाइटी की। व्हाई? बिकॉज दे वर इनटू क्लीनिंग वर्क एंड ऑल, जितने सारी स्कैवेंजिंग होती थी, सारा काम ये करते थे शूद्रास। ठीक है। सो डिविजन वाज डन, द नाम से ही पता लगता है, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर, द काइंड ऑफ वर्क दे वर डूइंग, बट इट वाज नेवर अबाउट कास्ट सिस्टम। बट एट लेटर स्टेजेस अ लॉट ऑफ डेडवुड क्रीप्ड इन आवर सोसाइटीज। बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर पड़ने लगा। बहुत सारी कुरीतियां हमारी सोसाइटी में अडेप्ट होने लगे, सब लोग करने लगे, जिसके कारण कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, वरना सिस्टम बदल गया और वो कास्ट सिस्टम बन गया। ठीक है एवरीबॉडी, आ जाइए। उसके बाद हम देखने वाले हैं सोर्सेज को। सोर्सेज हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। लास्ट क्लास क्या मतलब, ओरिएंटेशन लेक्चर में हम सोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं। वी विल स्टार्ट राइटिंग द सोर्सेज, और साथ साथ मतलब आई विल एक्सप्लेन आल्सो एंड यू विल राइट आल्सो। ठीक है, लेट्स गो। पहले एक छोटा सा अपने पास चार्ट बना के रख लीजिए, या आप एक्सप्लेनेशन के साथ बनाना चाहते हैं, दैट्स योर कॉल, आई डू नॉट माइंड एनीथिंग। सोर्सेस, सबसे पहला सोर्स कौन से हैं? एंशिएंट सोर्सेस। दूसरे मॉडर्न सोर्सेस। एंशिएंट कितने हैं रजे? 4। मॉडर्न कितने हैं? एंशिएंट सोर्सेस, फर्स्ट एंशिएंट सोर्स कौन सा है? श्रुति। सेकंड कौन सा है? स्मृति। थर्ड कौन सा है? डाइजेस्ट
and commentaries. And fourth कौन सा है? Customs. Modern sources में first modern source कौन सा है? Judicial precedents. Second modern source कौन सा है? Legislations and statutes आ जाते हैं इसमें. And third source कौन सा है? Principles of justice, equity and good conscience. ठीक है everybody? Let us understand all of them and write about all of them. आ जाओ साइड पे से लिखते रहना. पहले क्वेश्चन डाल लीजिए अपने नोटबुक में, इसी के सोर्सेज के नीचे ही. व्हाट इज द इथोस ऑफ हिंदू लॉ? व्हाट इज द इथोस ऑफ What is the ethos of Hindu law? Please write down. The basic philosophy of Hinduism. The basic philosophy of Hinduism revolves around dharma. The basic philosophy of Hinduism revolves around dharma. Dharma has not been defined anywhere. Dharma has not been defined anywhere. Full stop. It is the golden mix of. It is the golden mix of law, religion, and morality. Law, religion, and morality. उसके बाद कहता है कि इट इज द गोल्डन मिक्स ऑफ लॉ, रिलीजन एंड मोरालिटी. कहते हैं धर्मा इज द बेसिस ऑफ एंटायर हिंदू लॉ. ठीक है ना? कहते हैं धर्म के बेसिस पे ही हमारा सारा लॉ चल रहा है. और धर्म में आता क्या क्या है? आपका लॉ भी आ जाता है, आपका रिलीजन भी आ जाता है, आपका मोरालिटी भी आ जाती है. सबके प्रिंसिपल को इकट्ठे करके एक गोल्डन मिक्सचर बना दिया हुआ है जिसको नाम देते हैं धर्म. तो धर्मा को फॉलो करो और आपका हिंदू लॉ उसको फॉलो करके उन्हीं लाइंस पे बनाया गया है. ठीक है? प्लीज कंटिन्यू राइटिंग. आपको अगर फास्ट लगे तो आप मुझे बता देना. आई एम ट्राइंग टू बी एज स्लो एज आई कैन. ठीक है? फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स हु आर नॉट अवेयर. ठीक है? ठीक है? द ओरिजिन ऑफ हिंदू फिलोसफी. द ओरिजिन ऑफ हिंदू फिलोसफी is from times immemorial. Is from time immemorial. पहले लिखती मेरे बोर्ड पे. And it is believed that it was given by no less than God himself. It was given by no less than God himself. And it was revealed by those sages is sant, right? Those sages who had attained such levels of enlightenment, that they receive communications from God.
God. Stop. So Hindu philosophy is a divine philosophy. So Hindu philosophy is a divine philosophy. ठीक है, हमने बोला कि हिंदू फिलॉसफी में ऐसा माना जाता है कि भगवान से कम नहीं लिखा किसी ने, क्योंकि भगवान ने ही बातें बोली कुछ संतों को, उनके दिमाग में डाली और वो संत हमें बताते गए, तो हमारा आगे हिंदू लॉ बनता गया. तो हम मानते हैं कि यार हिंदू लॉ का सोर्स डिवाइन ओरिजिन ही है, ये नहीं है कि इंसानों ने लिखी है, भगवान ने सेल्फ भगवान ने ही लिखा है. ठीक है, तो डिविनिटी का एलिमेंट अटैच माना जाता है हिंदू लॉ के साथ. चलिए आगे श्रुति के बारे में लिखते हैं. द फर्स्ट सोर्स हमने देखा श्रुति. प्लीज स्टार्ट राइटिंग अबाउट दैट. अब देखो हमारे को ना पता नहीं लग रहा था हिंदू लॉ की शुरुआत कहां से हुई. There was obviously a lot of dichotomy around it. There was a lot of confusion around it, and we were unable to deduce as to what was the starting point, the point of origin of Hindu law. तो हमें ना एक फर्स्ट रिटन टेक्स्ट जो मिले वो मिले इन द फॉर्म ऑफ श्रुति. सबसे पुराने, सबसे पहली बार हमें कुछ रिटन फॉर्म में अगर मिला तो वो श्रुति थी. ठीक है, तो अब ये आप मेरी शक्लें देख रहे हैं, तो आप लोग ये लाइन लिख सकते हैं कि द फर्स्ट रिटन thing that was found, the first thing found in the written format, जिसको हम starting point मानते हैं of Hindu philosophy, is Shruti. Shrutis are the oldest source of Hindu law, और उनको हम मानते हैं to be the fountain head of Hindu philosophy. Shrutis are considered to be the fountain head of Hindu philosophy. कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ. ठीक है, श्रु का मतलब है, श्रुति वर्ड कहां से आया? श्रु का मतलब होता है टू हियर. श्रु मीन्स टू हियर. That is what the sages heard from God. Shruti means to hear. That is what the sages heard from God and transmitted orally through their families and transmitted orally through their families and disciples. Through their families and disciples. संत जो सुनते रहे वो हमारे तक पहुंचाते रहे अपने फॉलोअर्स के थ्रू और अपने फैमिलीज के थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ. श्रुतिज आर बेसिकली, अब देखो ना, सुनो पहले समझ लेते हैं कि श्रुतिज हमारे को रिटन फॉर्म में मिली है, तो बता दिया किस क्या था एग्जैक्टली. तो हम जिन वेदों के बारे में बात करते हैं, जो हमारे वेद पुराणों की बात करी जाती है, वो श्रुति ही तो है. कैसे कि भगवान ने जो जो बोला, उनको जो सुनता गया, जो संत सुनते गए, वो नोट करते गए. ठीक है, वो सब किसी भाषा में उतार दिए गए और उनका एक कंपाइलेशन करके ग्रंथ तैयार कर दिया गया. ठीक है, उन ग्रंथों की बात यहाँ पे करी जा रही है. तो बेसिकली हो क्या रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मन से बनाए गए हैं, ये वो आगे आगे आएंगे कि क्या क्या करा और क्या क्या है, लेकिन ये तो सीधा बात भगवान ने मुझे बोली, मुझे लिखने के लिए बोला, मैंने लिख दिया. ठीक है, तो टेक्निकली जिन संतों ने इस अमाउंट ऑफ व्हाट डू वी कॉल इट, ऐसा लेवल अटेन कर लिया था कि वो भगवान से बात कर पाते थे, उनके बेसिस पे बनाए गए हैं वेद हमारे. ठीक है, लिखिए आगे. श्रुतिज आर बेसिकली कंटेन्ड इन वेदास. श्रुतिज आर बेसिकली कंटेन्ड इन वेदास and all that was heard
was crystallized in 4 Vedas, and all that was heard was crystallized in 4 Vedas. चार वेदास के नाम मैं आपको आगे चल के बता रही हूँ फॉर फुल स्टॉप. नेक्स्ट देखिए. The Aryan, next paragraph डाल दो. The Aryan civilization was a very civilized community. The Aryan civilization was a very civilized community in the world. And they were also governed by the Hindu philosophy. The Aryan civilization was a very civilized community in the world. And they were also governed by the community in the world, and they were also governed by the Hindu philosophy. They were also governed by the Hindu philosophy as they had to follow a social order. As they had to follow a social order, comma, which was found in Vedas. Which was found in Vedas. Stop. Dharma was the basic aspect of Vedas. Dharma was the basic aspect of Vedas, which had a huge sociological convenience. Which had a huge sociological convenience. Next paragraph. Rajkumar Sarvadhikari, name of a person. Rajkumar Sarvadhikari in his book का नाम है Principles of Hindu Law of Inheritance. Principles of Hindu Law of Inheritance, comma, quoted that Hindu Dharma and philosophy are so ancient that it is difficult to give it a time frame. So Shrutis are the most convenient point to start. So Shrutis are the most convenient point to start. So Shrutis are the most convenient point to start. तो टेक्निकली क्या बोला गया कि यार एक तो ये राजकुमार अधिकारी जिनकी मैंने आपको सर्वाधिकारी का नाम लिखाया है सर, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अपनी बुक में लिखा कि यार हमारे पास कुछ तो सोर्स तो पता नहीं लग रहा था, शुरुआत कहां से पता लग रही थी, अपने को सबसे कन्वीनियंट लगा श्रुति से शुरुआत करना, तो हमने मान लिया कि सबसे पहला, क्योंकि रिटन टेक्स्ट वही था यार, तो सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारी शुरुआत ही हिंदू लॉ की श्रुति से हुई है. ठीक है. ऑल्सो फॉर अ फैक्ट उन्होंने बोल दिया क्योंकि हमारी श्रुति जो है, सारे वेदा जो है वो धर्मा पे बेस्ड है, तो इट वाज वेरी इजी फॉर पीपल टू फॉलो ऑल्सो बिकॉज दे ऑब्वियसली सेटिस्फाइड सोशियोलॉजिकल कॉन्शियस. ठीक है. हमारी सोसाइटी की कॉन्शियस को सेटिस्फाई कर पा रहे थे हमारे वेदास. जो लोग चाहते थे, जो धर्म को फॉलो करना चाहते थे, वो धर्मा ही उनको वेदास की फॉर्म में मिल रहा था, तो इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू फॉलो दैट. चले आगे. अब आ जाइए वेदा पे. वेदास हेडिंग डाल लीजिए इसके अंदर ही.
वेदा का लिटरल मीनिंग होता है नॉलेज और विजडम, नॉलेज और विजडम. The literal meaning of Veda is knowledge or wisdom. There are four Vedas, namely, there are four Vedas, namely, बताएं. सबसे पहले ऋग्वेद, सेकेंड सामवेद, सामवेद थर्ड, यजुर्वेद फोर्थ, अथर्व, अथर्ववेद. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. अब हम इन सब वेदों के बारे में डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेक यू कि यार एक वेद के हिस्से कितने होते हैं. हम हर वेद के अंदर तो जाने वाले हैं, मतलब हर वेद का नाम, हर वेद का कॉन्टेक्स्ट, हर वेद का कंटेंट सब देखने वाले हैं. लेकिन हर एक वेद, सपोजिटली मैं कहूँ एक बुक है तो कहोगे मैम हर बेयर एक्ट का प्रियम्बल भी है, हर बेयर एक्ट के चैप्टर्स भी हैं, पार्ट्स भी हैं और सेक्शंस भी हैं, है ना. ऐसे ही सेम हर वेद के चार हिस्से हैं जी. अपने काम का एक ही है, बट अगर कहीं दिख जाए, प्री में दिख जाए, तो आप ये चारों यस करके ऑल ऑफ द अबव कराना, या फिर जो भी कुछ ऑप्शन होगा जो इसके अलावा होगा वो गलत होगा. ठीक है. तो फोर पार्ट्स ऑफ अ वेद, एनी वेद लिख लीजिए. मेन हमारा एक ही पार्ट है, नॉर्मल प्रेवलेंट तीन है, बट अगर प्री में आ जाए तो चार ऑप्शंस में से कोई एक्स्ट्रा होगा वो गलत होगा. ठीक है एवरीबॉडी. ठीक है, लिखिए. सबसे पहला पार्ट, फोर पार्ट्स ऑफ अ वेद हम देख रहे हैं. संहिता, संहिता. सेकंड ब्राह्मणा. थर्ड आर्यंका. एंड लास्ट उपनिषद. संहिता, ब्राह्मणा, आर्यंका एंड उपनिषद. संहिता क्या है? संहिता इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ हाइम्स. हाइम इज भजन. जितने भी भजन मंत्र वगैरह थे उन सब की सारी कलेक्शन जो थी दैट वाज डन इन संहिता. हाइम्स एंड मंत्रास. सेकेंड ब्राह्मणा, इट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ संहिता. एक्सप्लेनेशन ऑफ संहिता मंत्र, और उनकी एक्सप्लेनेशन है आगे ब्राह्मणा में. थर्ड आर्यंका. आर्यंका को जाना जाता है फॉरेस्ट टेल्स के नाम से. कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ एकांत में, सॉलिट्यूड में पढ़ी जाने वाली हैं, जिनको इसलिए लोग जंगलों में जाके पढ़ते थे, तो उनको फॉरेस्ट टेल्स का नाम दे दिया गया. वो वाला हिस्सा जो होता था वेद का उसे हम आर्यंका कहते हैं, फॉरेस्ट टेल्स के नाम से जाने जाते हैं. ठीक है एवरीबॉडी. ठीक है, ठीक है. समझ आ रहा है? हो रहा है? ठीक है. लास्ट क्या है? उपनिषद, जो पेपर में आता है ना. इसको आप 5 मार्कर में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा बहुत बार. उपनिषद है क्या? मैंने आपको इन द ओरिएंटेशन क्लास रेफर करा था कि उपनिषद का ना दूसरा नाम है वेदांता. इट इज वेद का अंत. इफ वी डिवाइड इट इन टू पार्ट्स, इट इज वेद का अंत, एंड ऑफ वेदा. ठीक है. दीज आर लिख लीजिए, उपनिषद के बारे में लिख लीजिए.
These are the last chapters of Vedas. These are the last chapter of Vedas. And these portray the highest object and purpose of Vedas. The highest object and purpose of Vedas. Stop. It is a path to moksha. मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है ना. तो इसका पाथ कौन सा माना जाता है कि अगर एक इंसान पूरा वेद नहीं पढ़ सकता, वो उपनिषद पढ़ ले काफी है, तो भी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है. ठीक है. तो इट इज अ पाथ टू मोक्ष, MOKSHA. और उपनिषद वर्ड कहां से आया था? दो वर्ड्स को जोड़ के उपनिषद वर्ड बना था. दोस टू वर्ड्स वर UPA, उप, एंड सेकंड वाज नी. उप एंड नी. उप का मतलब होता है नियरनेस. नियरनेस, नजदीकी. नी का मतलब होता है टोटलिटी, पूर्णतया नजदीकी, टुवर्ड्स योर गुरु. ठीक है. नियरनेस इन टोटलिटी टुवर्ड्स योर गुरु. वहां से वर्ड निकाला गया था उपनिषद, जो आपको गुरु के बिल्कुल करीब ले जाएंगे. ठीक है. नॉर्मली अगर देखा जाए तो 200 के करीब हमारे पास उपनिषद हैं. ठीक है. 200 के करीब जो लास्ट चैप्टर से मिला के बनते हैं, लेकिन हमने 108 एक्सेप्ट करे हैं, जिसमें से 13 आर बेस्ट नोन. जिसमें से 13 आर बेस्ट नोन. And Upanishads are believed to reveal. Upanishads are believed to reveal Brahm Vidya. Upanishads are believed to reveal Brahm Vidya. इसकी 2 लाइनें और लिखवा रही हूं मैं आपके मेंस में काम आने के लिए. वेस्टर्न स्कॉलर्स, इसी के आगे लिख लो थोड़ा सा, इसके मेंस के आंसर के लिए कंटेंट. ठीक है. वेस्टर्न स्कॉलर्स हैव कॉल्ड उपनिषद्स. वेस्टर्न स्कॉलर्स have called Upanishads the first philosophical treatise of India, although they neither contain any systematic philosophical reflection, nor do they present a unified doctrine. Nor do they present a unified doctrine.
लिख लीजिए नेक्स्ट पैराग्राफ. द उपनिषद्स present a vision of the Upanishads present a vision of an interconnected universe. Upanishads present a vision of an interconnected universe with a single principle behind the diversity. Full stop. Behind the diversity. That's all. बन जाएगा इसका 5 नंबर का क्वेश्चन. इससे ज्यादा नहीं आता. नेवर. ठीक है, चलिए आगे. लेट्स मूव अहेड. एक स्टार डाल के एक लाइन लिख लो. इसी के नीचे एग्जैक्टली स्टार डालो या कलर चेंज करो या कुछ भी करो. लाइन लिखो. Samhita is like a tree. Samhita first portion. Samhita is like a tree, comma, Brahmana are its flowers. Brahmanas are its flowers, comma, Aryankas are its unripe fruits. Aryankas are its unripe fruits, कच्चे फल. And the Upanishad is the ripened fruit. And Upanishad is the ripened fruit. पका हुआ फल. चलें आगे. Everybody, parts of Veda done. Let's move to the first Ved, which is Rig Veda. I'll give you 3 lines of each. एक दो लाइन जितने इंपॉर्टेंट है. लाइंस क्या, कीवर्ड्स, चाहे आप उनको हाइफन डाल के 2 कीवर्ड्स लिख लो, जो मर्जी करो. ठीक है, आ जाओ. ऋग वेदा ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड मानी जाती है. ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड मानी जाती है. इसको ट्री ट्रंक वेदा भी बोला जाता है. ट्री ट्रंक वेदा, जिसके बेसिस पे बाकी, जिसके साथ जुड़ के बाकी वेद बने हैं और ब्रांचेस है बाकी सब. ठीक है, ट्री ट्रंक, पेड़ का तना. ट्री ट्रंक वेदा. और 1028 हाइम्स है. 1028 हाइम्स. 1028 हाइम्स. नेक्स्ट यजुर्वेद. यजुर्वेद, वेद का मतलब होता है नॉलेज, है ना, पता है मैं, विजडम या नॉलेज. यजुर का मतलब होता है वर्शिप. तो वर्शिप करने की नॉलेज, पूजना कैसे है तरीका उसका बताया गया है यजुर्वेदा में. यजुर मीन्स वर्शिप. यजुर्वेदा इज नॉलेज ऑफ वर्शिपिंग गॉड. नॉलेज ऑफ वर्शिपिंग गॉड. और इसमें कितने हैं, 40 अध्याय, 40. नॉलेज ऑफ वर्शिपिंग गॉड, इसमें है हमारे पास 40 अध्याय एंड 1975 मंत्रास. 1975 मंत्रास. याद नहीं करना है, ये डेटा याद नहीं करना है. दिस इज मियरली फॉर योर नॉलेज. पेपर में कभी पूछा नहीं जाएगा कि किसमें कितने मंत्र हैं, कितने कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर्स हैं. नथिंग एट ऑल. ठीक है एवरीबॉडी. नेक्स्ट, इसी के आगे लिखिए. इट इंक्लूडेड कंपाइलेशन ऑफ, यजुर्वेदा में इट इंक्लूडेड कंपाइलेशन ऑफ offerings, compilation of offerings, comma, formulas and rituals. Offerings, comma, formulas and rituals which are to be recited by a priest. पंडित ने क्या क्या बोलना है. which are to be recited by a priest.
नेक्स्ट आ जाइए सामवेद। सामवेद, साम का मतलब होता है सॉन्ग, वेद का मतलब होता है नॉलेज, भजन की नॉलेज, ठीक है। साम मीन सॉन्ग्स, द नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल सॉन्ग्स इज सामवेद। और इसको बोला जाता है वेदा ऑफ मेलोडी एंड चैंट्स, वेदा ऑफ मेलोडी मेलोडी एंड चैंट्स। ठीक है एवरीबॉडी। और साथ में इसमें है 6 चैप्टर्स, 6 अध्याय बोल लीजिए, चैप्टर्स बोल लीजिए, 6 अध्याय एंड 1875 मंत्रास, 1875 मंत्रास, 6 चैप्टर्स। लास्ट में अथर्ववेद। पहले हमारे पास 3 ही वेद मेन थे, चौथा वेद हमें बाद में बताया बनाना पड़ा क्योंकि ये रियलाइज हुआ कि लोगों को जीना भी नहीं आता। हम उनको रेगुलर डे में क्या चोर्स करने हैं ये सब बताएंगे, ठीक है। अथर्ववेद, इट इज अ प्रोसीजर फॉर एवरीडे लाइफ, प्रोसीजर फॉर एवरीडे लाइफ विद 6000 मंत्रास इन इट, ठीक है, 6000 मंत्रास। मैंने आपको कुछ रिवोल्ट का जिक्र करना है, वो आगे चल के करूंगी। अभी आप आ जाइए नेक्स्ट स्मृति के ऊपर। श्रुति का इतना ही पोर्शन है, स्मृति पे आ जाइए। साक्षी कोई बात नहीं, 5 मिनट और। साक्षी बनता है, साक्षी, स्मृति बनता है व्हाट हैज बिन रिमेम्बर्ड से, व्हाट हैज बिन रिमेम्बर्ड। स्मृतियों में याद रखने वाला है ना, स्मृति इज मेमोरी रिलेटेड, तो व्हाट हैज बीन रिमेम्बर्ड उससे बन जाएगा हमारा स्मृतिज। लिख लीजिए इसके स्मृतिज के बारे में पहले। स्मृतिज आर द ज्यूल्स, इसको हम जैवल बोलते थे। स्मृतिज आर द ज्यूल्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, ज्यूल्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, written by teachers, written by teachers, philosophers and social thinkers, teachers, philosophers and social thinkers, full stop. It included the relationship between, it included the relationship between father and child, father and child, comma spouses, spouses, comma rituals during birth, rituals during birth, comma death, comma marriage, comma concept of rebirth, concept of rebirth, comma karma, comma dharma, comma moksha, behavior of different castes, behavior of different castes, comma role of women, role of women, comma conduct of kings, conduct of kings, comma rule of governance, rules of governance,
comma civil matters, comma civil matters, comma contracts, comma devolution of property, devolution of property, etc. ठीक है, ये सारा कुछ स्मृतिज में केटर विद है, स्मृति होती है। अब ना मुझे जो जो बोला गया था उसके बाद हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स को, फॉलोअर्स को और जितने भी फिलोसोफर्स थे उनको जो जो याद रहा उसके बेसिस पे वो इकट्ठा करके लिखते रहे कि जी बच्चे के जन्म पे ये करना है, मृत्यु पे ये करना है, फलाना फलाना, जो भी रिचुअल्स वगैरह इकट्ठे करते, जितना कुछ मैंने आपको लिखवाया है सब कुछ कौन बताता गया, ये बताते गए हमारे फिलोसोफर्स और हमारे थिंकर्स, हमारे उनके फॉलोअर्स। बेसिकली जो याद रहा उसके बेसिस पे, इनसे कोई बात नहीं हुई भगवान की, भगवान की बात तो वेदा बनाने के टाइम हुई है ना, इनसे भगवान की बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने फिर भी जो याद रहा उसको उसके बेसिस पे जोड़ दिया कुछ ना कुछ, तो जोड़ के जो सामने रखा वो बन गया स्मृति। जो टाइम पीरियड श्रुति और स्मृति के बीच आया, कुछ टाइम पीरियड श्रुति और स्मृति के बीच आया, उसको हमने नाम दे दिया सूत्रा। देखो ना, सबसे पहले टाइमलाइन में अगर हम देखें तो टाइमलाइन हमने शुरू कर दी, शुरू तो पता नहीं कब से हो रही थी, हमने कहां से शुरू करी है, श्रुति से। श्रुति के बाद हमने देखा कौन आई है, स्मृति आई है। क्या इनके बीच भी कुछ था जो इतना रेलेवेंट नहीं है, बट सर्टेनली थे, जिनको हम सूत्रास कहते हैं, जो बनाए गए थे बहुत सारे लोगों द्वारा, लेकिन हमें पता है गौतम के द्वारा एंड वशिष्ठ के द्वारा। ठीक है एवरीबॉडी, मतलब नहीं, मुझे इतना नहीं। हाँ, ये दरग हो गए। हाँ जी, ये ना एक्चुअली हुआ क्या, हमारे यहाँ पे ना श्रुति और कुछ ऐसी कंपाइलेशन करी गई जो कि इतनी रफ थी, जो किसी को समझ भी नहीं आ रही थी, और जिसको हमने डिस्पोज ऑफ भी नहीं करा। ये सिर्फ वो है, कुछ ऐसी कंपाइलेशन जो ना हमारे काम की है, ना हमने यूज करी है, ना ही हमने डिस्पोज ऑफ करी है, बिकॉज देवर इन वेरी क्रूड लैंग्वेज। ठीक है, तो वो बन गई सूत्रास, जिनका कभी जिक्र किसी ने नहीं करा। इनका जिक्र आप पूरे जब आप पढ़ेंगे, हमारा लाइक बुक्स में पढ़ते हैं, पारस दीवान पढ़ते हैं, हम पूनम प्रधान पढ़ते हैं, उनमें जिक्र भी नहीं करा गया सूत्रास का। ठीक है, ओके, आगे आ जाइए, 2 मिनट लूंगी और एंड आई एंड द क्लास। ठीक है, अब लिख लीजिए, स्मृतिज आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, स्मृतिज आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, अर्ली स्मृतिज एंड लेटर स्मृतिज। कौन से 2 पार्ट्स हैं, अर्ली स्मृतिज एंड लेटर स्मृतिज। अर्ली स्मृतिज को हम नाम देते हैं धर्मसूत्रा, धर्मसूत्रा। लेटर स्मृति को हम नाम देते हैं धर्मशास्त्र। जितनी बार ये टर्म यूज होगी, दिस इज नथिंग एल्स बट स्मृतिज, धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। जो पहले बने वो धर्मसूत्रा बन गए, जो बाद में बनी स्मृति वो धर्मशास्त्रा का नाम ले गई। ठीक है एवरीबॉडी, अब मुझे याद भी रहता तो मैंने कैसे याद रखा, ये मैंने क्यों बताया यहाँ पे, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती, सूत्रा पहले के शास्त्रा पहले, तो मैंने सोचा कि इनके बीच का टाइम सूत्रा था ना, तो सूत्रा के करीब अर्ली वाली, सूत्रा के करीब तो धर्मसूत्रा हो गई, और जो बच गई है धर्मशास्त्र वो बाद में आ गई। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे याद रखेंगे, मेरे को तो ऐसे याद रहा था। ठीक है, कि इनके बीच वाला टाइम सूत्रा ही था। ठीक है, और सूत्रा के करीब करीब धर्मसूत्रा है, और उसके बाद धर्मशास्त्र आए, लेटर स्मृति। ठीक है एवरीबॉडी, यहां से विल डू टुमारो एवरीबॉडी। I'll not overwhelm you. I still have 14 minutes left, though. But we can continue tomorrow. Take care of yourselves. यहाँ तक किसी को कोई confusion है तो मुझसे पूछ सकते हैं। Clear है everybody? हिंदू लॉ में मुझे पता है ज्यादा लिखना पड़ता है, but I don't have a choice, है ना, आपको लिखना ही पड़ेगा, क्या करोगे मतलब। और तो take care of yourselves. Have a good day ahead. Bye bye. See you tomorrow.